नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका उदित एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट लेके आए हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हर बार की तरह इस यूनिट को भी हम बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा सारा जो भी सिस्टम हम लेके चलते हैं उसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, वैसे इस सिस्टम को भी हम बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम इस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें इंट्रोडक्शन कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। ठीक है, जैसे बाकी के बॉडी सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं, हमने बात की थी और भी सिस्टम की, वैसे एक सिस्टम हमारी बॉडी में होता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि द रेस्पिरेटरी सिस्टम enables the body to take in oxygen which is essential for cellular energy production। ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस चीज के लिए जरूरी है, वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में जितने भी सिस्टम है उनके पास पहुंचाने के लिए बहुत ही जरूरी है ये सिस्टम। और ऑक्सीजन की जरूरत हमारे बॉडी को क्यों है, तो बिना ऑक्सीजन के हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी नहीं बना सकती। तो ऑक्सीजन चाहिए हमारे सेल्स को ताकि वो क्या बना सके, एनर्जी बना सके, और जब तक एनर्जी सेल्स में नहीं बनेगी तब तक वो काम नहीं करेंगे। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ऑक्सीजन को पूरी सेल्स के पास पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये हेल्प करता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचाने का, जिससे वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी के सिस्टम तक और पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके पास पहुंचता है, जिससे वो क्या करते हैं कि एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसका काम क्या है, एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि जब भी कोई चीज हम ले रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं तो उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट जरूर बनता है। तो जब सेल ऑक्सीजन को लेती है और वहां से एनर्जी का प्रोडक्शन करती है, तो उस ऑक्सीजन का जो वेस्ट प्रोडक्ट बन के निकलता है उस सेल से, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो उसको बाहर निकालने का काम भी क्या होता है, इसका काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है। ठीक है, ओके। रिस्पिरेटरी सिस्टम में इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें होते हैं इस सिस्टम में, तो सबसे पहले जो हमारा क्या होता है, नोज। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं नोज। नोज होता है। नोज के बाद क्या है, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल का मतलब क्या है, जो ओपनिंग ऑफ नोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी क्या है कि नॉस्ट्रिल के अंदर जो ये कैविटी आपको दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है, नॉस्ट्रिल है। ठीक है, नॉस्ट्रिल के पीछे जैसे ही हम आएंगे हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, फेरिंग्स दिखेगा। ठीक है, फेरिंग्स जो होते हैं वो उनके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। तो यहाँ नेजल कैविटी से जो जुड़ा हुआ फेरिंग्स है वो क्या है, नेजोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स के जस्ट नीचे हम आएंगे तो हमें दिखेगा लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, इसको हम अलग अलग करके एक एक करके डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो फेरिंग्स के जस्ट नीचे क्या होता है, लैरिंग्स। ठीक है, और लैरिंग्स के नीचे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो हमारा क्या है, ट्रेकिया होता है। और ट्रेकिया क्या होता है, फर्दर दो ब्रांच में डिवाइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। और ये ब्रोंकस राइट और लेफ्ट की तरफ क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होने के बाद ये क्या करते हैं, इस लंग्स के अंदर ट्री बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, तो आपको दोनों तरफ क्या दिख रहा है, लंग्स दिख रहा है, राइट एंड लेफ्ट लंग्स, और इसमें क्या होता है, ब्रोंकियल ट्री होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो ट्रैक हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसमें कुछ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं और कुछ लोअर होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं स्ट्रक्चर और कौन कौन से लोअर में आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहले हमारा आता है नोज एंड नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी। ठीक है, तो हमारा जो नोज है, नोज और नेजल कैविटी जो है ये किसके अंदर आती है, हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो होता क्या है, ये एंट्री, एयर की एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नोज हमारा। इससे हम क्या करते हैं, एयर की एंट्री लेते हैं। और इसके साथ साथ इसका काम क्या होता है, ऑल्फैक्शन, स्मेल के लिए भी इसका काम होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो एयर को क्या करना, इंटर कराने का काम किसका होता है, नोज का। उसके अलावा क्या है, कंटेंट हेयर एंड म्यूकस टू फिल्टर डस्ट एंड पैथोजन। जो हमारा नॉस्ट्रिल होता है यहाँ पे, ये जो नेजल कैविटी, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन ये पूरा होता है, जिससे क्या होता है कि जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं तो उनके साथ, एयर के साथ जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हो या फिर कोई पैथोजन हो, वो क्या करे, उस हेयर फॉलिकल्स से क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। ठीक है, या फिर जो म्यूकस है उसमें क्या हो जाए, वो ट्रैप हो जाए, ताकि वो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी लंग्स तक ना पहुंच पाए, जिसकी वजह से वो मेजर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके अलावा क्या है, वार्म्स एंड ह्यूमिडिफाई द एयर। ठीक है, जो भी एयर हम ले रहे हैं नाक से, वो गर्म है, ठंडा है, वो नाक के अंदर जाने के बाद क्या होता है, ह्यूमिडिफाई हो जाता है।
ठीक है, उसमें उस एयर को नमी करके हम क्या करते हैं, फिर अंदर की तरफ उसको लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फेरिंग्स। ठीक है, नेजल कैविटी के बाद जो है वो क्या आता है, फेरिंग्स आता है, और इसको हम नेजोफेरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फेरिंग्स का काम क्या है कि मस्कुलर ट्यूब है ये, कनेक्टिंग नेजल कैविटी टू द लैरिंग्स। ठीक है, ये ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा नेजल कैविटी है और ये हमारा लैरिंग्स है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो ट्यूब है यहाँ पे, ये क्या है, फेरिंग्स है। ठीक है, तो फेरिंग्स के पार्ट हमने बता दें कि जो नेजल कैविटी से जुड़ा है वो नेजोफेरिंग्स, जो ओरल कैविटी से जुड़ा है वो ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स के जस्ट पीछे होता है, लैरिंग्स से जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं लैरिंजो फेरिंग्स। ठीक है, तो ये तीन क्या हो गए, फेरिंग्स के पार्ट हो गए। तो और इसका काम क्या, अगर फेरिंग्स के देखें तो कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। जो हमारा फेरिंग्स होता है वो फूड के लिए भी रास्ता है और एयर के लिए भी रास्ता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा लैरिंग्स है, लैरिंग्स के पहले ही क्या होता है कि उनका जो पाथवे होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब फूड भी जो है वो इसी फेरिंग से आता है, लेकिन वो ट्रेकिया में न जाके, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में न जाके वो इसोफेगस में चला जाता है, और वहीं एयर जो होता है वो कहाँ चला आता है, हमारे लैरिंग्स में आ जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो होता है डिवाइडेड होता है, हमने बताया कि ये जो फेरिंग्स है वो किन किन पार्ट में डिवाइडेड होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट है लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके साथ साथ जो भी हम हमारा जो वॉइस प्रोडक्शन हो रहा है, जो हम बोल रहे हैं, ये जो वॉइस का प्रोडक्शन हो रहा है वो भी कहाँ से होता है, लैरिंग से होता है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं क्योंकि वॉइस का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, लैरिंग से होता है। नेक्स्ट है, इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड होता है तभी हमारा जो वोकल्स है वहां से निकलता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो मेम्ब्रेन है, यही क्या है, वोकल कॉर्ड है, जिससे क्या होता है, हमारे वॉइस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो कि मसल्स और कार्टिलेज से बना होता है, जिसको हम नाम देते हैं एपिग्लॉटिस। क्या नाम देते हैं इसको हम, एपिग्लॉटिस। ठीक है, और इसका काम क्या होता है कि जब भी हमने बताया कि जो इसके ऊपर का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, वो कॉमन पाथवे होता है फूड और एयर के लिए, लेकिन फूड जैसे ही लैरिंग्स के पास पहुंचने वाला होता है उसके पहले ही वो अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, जबकि एयर जो है वो लैरिंग्स में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो इनको अलग अलग करने के लिए जो हेल्पफुल स्ट्रक्चर है हमारे पास वो क्या है, एपिग्लॉटिस, जो क्या करता है कि फूड पार्टिकल्स को लैरिंग्स के अंदर आने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो फूड पार्टिकल जो है वो लैरिंग्स में ना आके कहाँ चले जाते हैं, इसोफेगस में चले जाते हैं, और उसको रोकने का काम किसका है, एपिग्लॉटिस का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अभी तक हमने जो पढ़ा लैरिंग्स तक का स्ट्रक्चर वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में था। अब हम जो बात कर रहे हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें पहला स्ट्रक्चर आता है हमारा ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया की लेंथ की अगर हम बात करें तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर तक होता है इसकी लंबाई। ठीक है, और ये जो है सपोर्ट किया जाता है सी शेप्ड के कार्टिलेज से। जैसे ये ट्रैकिया है तो ट्रैकिया को सपोर्ट करने के लिए सी शेप्ड के कार्टिलेज यहाँ पे इसको सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करने का कारण ये है कि ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सुपरफिशियली यहाँ पे हमें ट्रैकिया टच हो जा रहा है, और अगर यहाँ पे कोई कार्टिलेज स्ट्रक्चर नहीं होता तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, इस ट्रैकिया को हम कंप्रेस कर सकते हैं, और जैसे हमने ट्रैकिया को कंप्रेस किया वैसे ही हमारा क्या होगा, रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पे कार्टिलेज अंदर की तरफ लगाया गया, ताकि जब भी हम इसको प्रेस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक हार्ड सरफेस हमें फील हो। कार्टिलेज जो है वो ट्रेकिया के कंप्रेशन को प्रिवेंट करने का काम करती है। ठीक है, और कोई भी इंजरी अगर हो रही है तो वो डायरेक्टली हमारे ट्रेकिया पे ना हो, इसलिए इसके ऊपर क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, और ये सी शेप होते हैं, ये इस तरीके से सी शेप होते हैं। और सी शेप होने का कारण ये है कि ये जो ट्रेकिया इसमें से गया है, इसी के जस्ट पीछे हमारा इसोफेगस होता है, और ये अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो इसोफेगस क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। इसोफेगस में जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है वो क्या करेगा, उस कार्टिलेज से टच होगा और वहां पे कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसलिए पीछे की तरफ जो होते हैं वो कार्टिलेज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंडक्ट्स एयर टू ब्रोंकाई। ये भी क्या करता है, सिर्फ एयर के कंडक्शन का काम करता है कि लैरिंग से जो एयर आया उसको इसने लिया और यहाँ से लेके कहाँ पे पहुंचा दिया, ब्रोंकियल ट्री के पास। ठीक है, जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया के आगे चल के फर्दर दो ब्रांचेस डिवाइड हो जाती है जिसको हम ब्रोंकस बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेकिया का वो हिस्सा
जहां से हमारी फर्दर दो ब्रांचेस बन रही है, इसको हम बोलते हैं कैरिना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैरिना। यहाँ पे आपको जो ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कैरिना। और यहीं से हमारा शुरू हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स या फिर ब्रोंकियल ट्री इसको हम बोलते हैं। जो क्या होता है कि जो हमारा लैरिंग ट्रेकिया था, ट्रेकिया के बाद जो हमारी ट्री बन रही है यहाँ पे, वो क्या है? ब्रोंकाई है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, जो कि दो होती है नंबर में, एक होती है हमारी राइट और एक होती है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो दो प्राइमरी ब्रोंकाई होती हैं। और प्राइमरी ब्रोंकाई जो होती है वो लंग्स के बाहर होती हैं, बाकी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो लंग्स के अंदर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लंग्स ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये क्या हमारा, ये है लंग्स। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो लंग्स के बाहर है, बाकी के जितने स्ट्रक्चर है वो क्या है? लंग्स के अंदर होते हैं। तो प्राइमरी ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड होती है और अलग अलग ब्रांचेस में, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई आई और ये फर्दर डिवाइड हो गई, इसको नाम हमने दे दिया सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है उसकी फिर फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? टर्शियरी ब्रोंकाई। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टर्शियरी ब्रोंकाई। ये क्या है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये क्या है? टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई की भी फर्दर ब्रांचेस होती हैं और ये धीरे धीरे क्या होती है? थिन होती जाती है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये मोटी ब्रांच है, इसकी जब ब्रांच निकली तो और पतली हो गई, और जब इसकी ब्रांच निकलती है जिसको हम टर्शियरी बोल रहे हैं वो और पतली होगी, और टर्शियरी की जब ब्रांचेस निकलती हैं इसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और ये काफी ज्यादा पतली होती हैं। ठीक है, तो ये जो जैसे पेड़ की एक शाखा निकलती है, वैसे ही इनकी भी क्या होते हैं? पूरी शाखाएं निकल रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, तो ये जो ब्रोंक्यूल्स है वो ब्रोंकाई का सबसे पतला वाला स्ट्रक्चर है, और ये यहीं पे जाके खत्म हो जाता है, और इसके आगे जो स्ट्रक्चर शुरू होता है उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एल्वियोलर एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, जो कि ब्रोंक्यूल से भी पतले होते हैं। और ये एल्वियोलर डक्ट जो होते हैं कहाँ से निकले होते हैं? ब्रोंक्यूल से निकले होते हैं। और ये किसमें कनेक्ट होते हैं? एल्वियोलाई में। ठीक है, अब एल्वियोलाई क्या है इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा ब्रोंकियल ट्री है वो ब्रोंक्यूल्स के पास जाके क्या होता है? पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और उसके बाद शुरू होता है हमारा एल्वियोलर डक्ट और नेक्स्ट एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई क्या है? तो ये हमारे लंग्स का जो फंक्शनल स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि इसी स्ट्रक्चर में जो होता है वो गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो है लंग्स, मेन स्ट्रक्चर है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग्स। ठीक है, लंग्स हमारे पास दो होते हैं, एक लंग्स होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। ठीक है, जो हमारा राइट लंग्स होता है इसमें तीन हमें लोब्स देखने को मिलते हैं, इसके तीन लोब्स देखने को मिलते हैं। ये हमारा अपर लोब्स हो गया, ये लोअर लोब्स हो गया, और ये मिडिल लोब्स हो गया। तीन लोब्स हमारे राइट लंग्स में देखने को मिलते हैं। और लेफ्ट लंग्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें दो लोब्स देखने को मिलते हैं, अपर और लोअर लोब्स। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको जो है वो लेफ्ट लंग्स को यहाँ पे स्पेस देना पड़ता है ताकि यहाँ पे जो हार्ट है वो क्या कर सके? लाई कर सके। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होते हैं? सिर्फ दो ही इसमें लोब्स होते हैं। सराउंडेड बाई प्लूरल मेम्ब्रेन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये जो हमारा लंग्स होता है वो क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। यहाँ पे आपको एक मेम्ब्रेन दिखेगी यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और ये जो स्पेस है जिसके अंदर ये फ्लूइड भरा है उसको हम बोलते हैं प्लूरल प्लूरल स्पेस। ठीक है, ये हमारा प्लूरल स्पेस, जिसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है इसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, और ये जो फ्लूइड होता है वो क्या काम करता है वहां पे? तो जब लंग्स एक्सपेंड होता है और रिलैक्स होता है या फिर कोलैप्स होता है, तो उस टाइम जो इसके ऊपर रिब्स होती हैं उनके साथ ये लंग्स फ्रिक्शन में ना आए, उस पर रगड़ ना खा जाए, इसलिए क्या होता है कि उनके बीच में एक फ्लूइड होता है जो इनके फ्रिक्शन को क्या करता है? बचा कर रखता है। और उसके साथ साथ कोई भी अगर एक्सटर्नल इंजरी हो रही है, बाहर से कोई ब्लंट ट्रॉमा हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये जो फ्लूइड होते हैं वो क्या करते हैं कि कुशन का काम करते हैं, और जितने भी प्रेशर बाहर से जा रहा है उसको क्या करते हैं? ये कम करने की कोशिश करते हैं और कम कर देते हैं ताकि लंग्स में कोई भी डैमेज देखने को ना मिले। ठीक है, लंग्स की अगर कैपेसिटी की हम बात करें तो लंग्स की टोटल कैपेसिटी अगर कोई पूछे तो टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है? कैपेसिटी तो हम बोलेंगे अप्रॉक्स अप्रॉक्स 6 लीटर
ये याद रखिएगा कि लगभग 6 लीटर हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक वर्ड होता है टाइडल, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो होता है मतलब कि एक बार में जब हम नॉर्मली इनहेल इनहेल कर रहे हैं, अपने अंदर सांस को ले रहे हैं, तो हम कितना जो है एयर अपने लंग्स में इनहेल कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, जो कि कितना होता है 500 ml। जब हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे होते हैं तो हम एक बार में कितना एयर अपने लंग्स के अंदर इनहेल कर पाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, जो कि नॉर्मल कितना होता है 500 ml होता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, वो क्या है, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, टीनी बैलून लाइक एयर स्पेस है। ठीक है, ये सैक है जिसमें क्या होता है, एयर फील्ड होता है। ये आपको दिख रहा होगा बलून की तरह की स्ट्रक्चर। ठीक है, और लगभग कितने होते हैं, 300 मिलियन से ज्यादा एल्वियोलाई एक लंग्स में देखने को मिलता है। ठीक है, और प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। और ये जो आपको लार्ज एरिया दिख रहा है, इसमें ये किस लिए है, गैस को एक्सचेंज करने के लिए ये बड़े बड़े एरिया इसके अंदर होते हैं। ठीक है, सराउंडेड बाय कैपिलरीज, और इसके सराउंडेड में क्या देखने को मिलता है, कैपिलरीज। और यही ये वही कैपिलरीज जो हमारे हार्ट से आती है, पल्मोनरी आर्टरी की जो ब्रांचेस होती हैं, जो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का वेसल्स दिख रहा है, ये किसकी ब्रांच है, ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच है, जो कि क्या है, पल्मोनरी कैपिलरीज है। ठीक है, तो ये पल्मोनरी कैपिलरीज जब आती है तो ये एल्वियोलाई के सराउंडेड क्या होती है, पूरी तरह से इनको कवर की होती है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ये लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है हमारे एल्वियोलाई के पास, और वहां पे देखने को मिलता है हमें गैस एक्सचेंज। और गैस एक्सचेंज होने के बाद ये जो एयर है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड को लेके आती है एल्वियोलाई के पास, और एल्वियोलाई से गैस एक्सचेंज होता है, और एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस किस में चला जाता है, हार्ट में चला जाता है, और हार्ट उसको क्या करता है, पूरी बॉडी में फिर से सर्कुलेट कर देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हमारे एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, अब ये जो गैस एक्सचेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब क्या है कि सांस लेना। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड इन्वायरमेंट। लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच में जो भी गैस एक्सचेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। मतलब हमने सांस को लिया, हमने इनहेल किया और हमने एक्सहेल किया, बाहर निकाल दिया, वही क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, इसकी फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें कि जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, एयर को अंदर लेना, अपने लंग्स में लेना और लंग्स से बाहर निकालना, ये प्रोसेस होता है कैसे, तो इसमें कुछ अलग अलग जो है सिस्टम वो क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं इस ब्रीदिंग के प्रोसेस में। जैसे कि सबसे पहले क्या, हमारा रिस्पिरेटरी मसल। ठीक है, तो रिस्पिरेटरी मसल जो होता है उसमें हमें इंस्पायरेशन के लिए अलग और एक्सपायरेशन के लिए अलग मसल्स देखने को मिलता है। मतलब कि सांस को अंदर खींचने के लिए अलग मसल्स है, और बाहर छोड़ना है तो वैसे तो नॉर्मली मसल्स रिलैक्स होती हैं और हवा बाहर निकल जाती है, लेकिन अगर हमें कभी फोर्सफुली एयर को बाहर निकालना पड़े, जबरदस्ती बाहर निकालना पड़े, तो उसके लिए किसी न किसी मसल्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंस्पायरेशन की, इंस्पायरेशन का मतलब क्या है कि हम सांस को अंदर खींच रहे हैं, तो खींचने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मसल्स है, जो एयर को लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल मसल्स है, वो है हमारा सबसे मेन मसल जो है वो क्या है, डायाफ्राम। ठीक है, सबसे मेन मसल है वो क्या है, डायाफ्राम मसल है। उसके अलावा क्या है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, डायाफ्राम हो गया और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये जो मसल्स हैं ये क्या करती हैं, इंस्पायरेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सपायरेशन की, एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन का मतलब क्या है कि हमें अब एयर को बाहर निकालना है, तो ये मसल्स जो है जो इंस्पायरेशन कराती हैं, और यही रिलैक्स होते ही क्या होता है, हवा बाहर निकल जाता है। नॉर्मली तो ऐसे इनके रिलैक्स होते ही हवा बाहर निकल जाता है, किसी मसल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हमें फोर्सफुली करना हो, ठीक है, अगर हमें क्या करना हो, फोर्सफुली एक्सपायरेशन करना हो, जोर लगा के बाहर निकालना हो,
तो उसमें कुछ मसल्स का यूज होता है, जैसे कि क्या, जैसे कि कौन सी मसल, इंटरनल, इंटरनल इंटरकॉस्टल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का यूज होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें कुछ एब्डोमिनल मसल्स को भी, एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं उनका भी हेल्प देखने को मिलता है। एब्डोमिनल मसल्स में जैसे कि रेक्टस एब्डोमिनिस हो गया, ठीक है, लेटरल एब्डोमिनिस हो गया, ये जो मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, फोर्सफुली एक्सपायरेशन में हेल्प करती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम फोर्सफुली एयर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारा एब्डोमेन पूरी तरह से अंदर की तरफ दब जाता है। तो जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो अंदर की तरफ दब के डायफ्राम को ऊपर की तरफ धक्का देती हैं, जिससे क्या हो, लंग्स कंप्रेस हो, और लंग्स कंप्रेस होते ही लंग्स के अंदर का जो हवा है वो फोर्सफुली क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गई मसल्स की बात। अगर हम बात कर ले अब न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल की, ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल की अगर हम बात करें, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इसमें दो स्ट्रक्चर होता है, एक होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा, और दूसरा होता है पॉन्स। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा और पॉन्स दो स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन को कैरी सॉरी कंटिन्यू कराते हैं। इनकी हेल्पलेस, इनकी वजह से ही जो हमारा इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन होता है वो जनरेट होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लंगाटा में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन को यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं प्री बॉडजिंगर, प्री बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स, प्री बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स, और इसी को हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, अगर रेस्पायरेशन कहीं से स्टार्ट हो रहा है तो इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर, पेस मेकर ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, पेस मेकर ऑफ रेस्पायरेशन किसको बोलते हैं, तो प्री बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, और ये किसके अंदर होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर। तो रेस्पायरेशन स्टार्ट करने का काम किसका होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा का होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉन्स हमने बताया, पॉन्स में दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे दो सेंटर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें एक सेंटर है एपनिस्टिक, एपनिस्टिक सेंटर। ठीक है, एक सेंटर जो होता है हमारा एपनिस्टिक सेंटर है, और दूसरा जो सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमो, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एपनेस्टिक सेंटर जो है वो कब एक्टिवेट होता है, तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, एपनिया वाली कंडीशन होती है, तो ये क्या होता है, एक्टिवेट होता है, और हम बाहर से क्या करते हैं, हवा को इनहेल करते हैं। ठीक है, मतलब कि इंस्पायरेशन करते हैं। तो जब एपनेस्टिक सेंटर एक्टिवेट होता है तो ये किसके लिए हेल्पफुल है, तो फिर ये क्या करवाता है, तो ये करवाता है इंस्पायरेशन। ठीक है, ये क्या करवाता है, इंस्पायरेशन करवाता है। ठीक है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, आप इसको लिख लीजिएगा। एपनेस्टिक सेंटर क्या करवाता है, इंस्पायरेशन करवाता है, और निमोटैक्सिक सेंटर जो है वो क्या करवाता है, इंस्पायरेशन को क्या करता है, स्टॉप करता है, और उसके साथ साथ ये क्या करता है, एक्सपायरेशन में भी हेल्प करता है। तो इंस्पायरेशन को स्टॉप करने का काम किसका होता है, निमोटैक्सिक का, क्योंकि जो हमारा एपनेस्टिक सेंटर है वो सिर्फ इंस्पायरेशन करा रहा है, वो हवा को अंदर ले रहा है, लेकिन हवा को रोकने का काम किसका होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा केमिकल कंट्रोल। ठीक है, केमिकल कंट्रोल में क्या है कि यहाँ पे दो सेंटर देखने, दो कीमो रिसेप्टर देखने को मिलते हैं, एक होता है सेंट्रल, एक सेंट्रल, और एक होता है पेरिफेरल, सेंट्रल पेरिफेरल। ठीक है, तो ये जो दोनों हमारे रिसेप्टर है यहाँ पे, कीमो रिसेप्टर जो है वो क्या करते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में CO2 का प्रेशर बढ़ता है वैसे ये एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, ये एक्टिवेट होते हैं और वहां पे क्या करते हैं, रिस्पायरेशन को स्टार्ट करवाते हैं, और वो क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा पेरिफेरल होता है, ये भी क्या होता है कि जो हमारा CO2 है उससे बहुत सेंसिटिव होता है, तो बॉडी में जैसे CO2 का लेवल बढ़ता है तो पेरिफेरल जो कीमो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रेशर। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रेशर। ठीक है, चलिए, प्रेशर क्या है कि जब भी हम बाहर से एयर को इनहेल कर रहे हैं तो उनका जो प्रेशर होता है
वो इतना ज्यादा होता है कि हमारे अगर हम ब्लड में जितने भी गैस है उनके प्रेशर से कंपेयर करें, तो वो क्या होता है कि जब हम बाहर से एयर लेते हैं तो उनका प्रेशर ज्यादा होने की वजह से गैस एक्सचेंज होती है, वहां पे रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो ये चीजें जो प्रेशर वाली है वो आगे चल के भी हम देखेंगे कि कैसे एल्वियोलाई में प्रेशर की वजह से गैस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसको हम क्या नाम देते हैं, रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है, वो बिटवीन द एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स होता है, या फिर बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड सेल और टिश्यू। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो एक होता है हमारा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, जो कि किसके किसके बीच में होता है, तो पल्मोनरी, कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एल्वियोलाई है और एक है पल्मोनरी कैपिलरीज। इनके बीच में जो भी गैस एक्सचेंज हो रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, तो ये किसके अंदर होता है, ये सिस्टेमिक कैपिलरीज, जितने भी पूरी बॉडी में जितने भी कैपिलरीज होते हैं उनके बीच में और टिश्यू के बीच में होता है जो भी एक गैस एक्सचेंज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये गैस एक्सचेंज कैसे होते हैं, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो कि हमने भी इसके पहले बताया कि प्रेशर की वजह से गैस एक्सचेंज होता है। जब भी हम बाहर से एयर लेते हैं तो उस एयर में जो प्रेशर होता है, जैसे कि टोटल जो प्रेशर होता है उसका वो होता है 760 mm ऑफ Hg। ये हम बाहर से जो भी हम नॉर्मल एयर इनहेल कर रहे हैं उसका प्रेशर कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है। जिसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन होता है 78%। ठीक है, इस पूरे प्रेशर का 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन का प्रेशर है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन के प्रेशर की बात करें तो 21% होता है, और वहीं हम CO2 के प्रेशर की बात करें तो इसका जो परसेंटेज होता है वो 0.04% होता है। CO2 बहुत ही कम होता है। ये परसेंटेज होगा, अगर इनको प्रेशर में हम निकालने की कोशिश करें कि इनका जो प्रेशर है वो कितना होगा, तो 760 का जो 78% है वो लगभग कितना होगा, 592। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि जो N2 है इसका प्रेशर कितना होता है, तो 592 mm ऑफ Hg। ये तो हो गया नाइट्रोजन का प्रेशर। अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, तो 159 mm ऑफ Hg, और वहीं CO2 का प्रेशर कितना होता है, तो 0.3 mm ऑफ Hg। ये जो प्रेशर है इसको हम क्या करते हैं, बाहर से, ये नॉर्मल एयर में होता है, इसको हमने लिया अपनी बॉडी के अंदर, हमने इनहेल किया, तो ये जब एल्वियोलाई तक आते हैं तो ये जो प्रेशर हमने बाहर से लिया, ये एल्वियोलाई में जाते जाते ये प्रेशर चेंज हो जाते हैं। और चेंज होने का कारण क्या है कि जब भी हम एयर को बाहर निकालते हैं तो ये जितने भी हमारे ब्रोंकियल ट्री, हमने बताया था कि पूरा पाथवे होता है, उसमें हमारा CO2 जो है वो रुका रहता है, जिसको हम डेड स्पेस के नाम से जानते हैं। कि हमने बाहर निकाला तो ऐसा नहीं कि पूरा ट्रैक खाली हो जाएगा, जो हमने बाहर निकाला वो कुछ तो निकलेगा लेकिन जो पीछे का बचा हुआ है वो उसी डेड स्पेस में पड़ा रहेगा। तो जो पूरा रास्ता है उसमें CO2 जो है वो भरा पड़ा है। तो जब भी हम बाहर से क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं तो उसमें जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगा। कम हो गया कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 105 105 mm ऑफ Hg हो जाता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन था वो घट के कितना हो गया, 105 mm ऑफ Hg। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बन जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो CO2 के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, CO2 ने उसको क्या किया, वहीं पे रोक लिया। और जो CO2 भरा पड़ा है डेड स्पेस में, वो जैसे ही हमने बाहर से CO2 लिया 0.3 mm ऑफ Hg, और उस ट्रैक में पूरा CO2 भरा पड़ा है, तो ये बढ़ के कितना हो जाता है, ये हो जाता है 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेशर तो कम हो गया लेकिन CO2 का प्रेशर बढ़ गया। अब जो एल्वियोलाई में फाइनली हमारा जो बाहर से हमने एयर लिया है उसमें O2 का जो प्रेशर होता है वो होता है 105 mm ऑफ Hg। ठीक है, और CO2 का प्रेशर कितना होता है, तो वो होता है 40 mm ऑफ Hg। ये तो प्रेशर हो गया हमारे एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि हमारा जो कैपिलरी है, पल्मोनरी कैपिलरी, इसमें जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रेशर है, तो इसके अंदर कैपिलरी के अंदर जो होता है O2 का प्रेशर जो है वो है 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, O2 का प्रेशर कितना है, 40 mm ऑफ Hg, और वहीं CO2 का प्रेशर कितना है, 45 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो कम है, और वही एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है। तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन होगा। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी।
ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका लेवल ज्यादा है, उसका प्रेशर ज्यादा है, तो ये मूव करके कहाँ आ जाएगा, कैपिलरी में। और कैपिलरी में कंपेयर किया जाए कि जो हमारे एल्वियोलाई में CO2 है उससे कंपेयर किया जाए कैपिलरी का CO2 का प्रेशर, तो कैपिलरी में CO2 का प्रेशर 45 है और ये कहाँ मूव करेगा, कैपिलरी में जाएगा। ठीक है। तो जिसका प्रेशर जहां ज्यादा है उससे वो कम प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो हमने प्रेशर बता दिया कि कैपिलरी में जो है, पल्मोनरी कैपिलरी में ऑक्सीजन का प्रेशर 40 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना होता है, 45 होता है। वही एल्वियोलाई में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का प्रेशर 105 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 होता है। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आपस में गैस को एक्सचेंज करेंगे और फाइनली जो हमारा अब ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो हो जाएगा ऑक्सीजन का प्रेशर जो हमारा पल्मोनरी वेन्स में हो गया, यानी कि ऑक्सीजनेट हो गया, वो प्रेशर कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 105, जो हमारे एल्वियोलाई में था वो चला आएगा किसमें, कैपिलरी में। ठीक है। और उसके बाद CO2 का प्रेशर कितना हो जाएगा, 40 mm ऑफ Hg। अब यही प्रेशर वाला जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा और हर बॉडी के हर एक हिस्से में क्या करेगा, ऑक्सीजन देना शुरू करेगा। वही ट्रेवल करते हुए आया हमारा कहाँ पे, सिस्टेमिक कैपिलरी के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड आया, तो ब्लड यहाँ पे जब आया तो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना था, लगभग 105, या फिर हम बोल सकते हैं कि 100 mm ऑफ Hg, क्योंकि ये बॉडी में ऑक्सीजन को देते हुए आया तो इसका ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा। तो O2 का प्रेशर था 100 mm ऑफ Hg और CO2 का प्रेशर कितना था, 40 mm ऑफ Hg। ये ब्लड आया यहाँ पे और इससे टिश्यू के पास गया, तो टिश्यू के पास जो ऑक्सीजन था, टिश्यू के पास जो ऑक्सीजन था वो उसका प्रेशर जो था वो था 40 mm ऑफ Hg। और यही टिश्यू के पास CO2 का प्रेशर कितना था, 45 mm ऑफ Hg, क्योंकि जो इसको प्रीवियस ऑक्सीजन मिला था उसको इसने यूटिलाइज कर लिया और वहां पे CO2 बना के पहले से रखा है, और जैसे ही सर्कुलेशन आता रहता है ये क्या करते हैं, गैस को एक्सचेंज करते हैं। तो ये जो ब्लड का प्रेशर था ये आएगा इस टिश्यू के पास, और टिश्यू के पास आते ही इसने देखा कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन कम है, तो ब्लड की कैपिलरी से जो है, कैपिलरी से जो ऑक्सीजन है वो चला जाएगा टिश्यू के पास, और जो हमारा टिश्यू है, टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा था वो चला जाएगा किसमें, वापस कैपिलरी में। तो ये तो हमारा लंग्स में हो रहा था, और ये हमारी पूरी बॉडी में जो है गैस एक्सचेंज इस तरीके से होती है। ठीक है। ओके, चलिए इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन वेंटिलेशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, नॉर्मल सा इसमें अंतर है, रेस्पिरेशन हमने बता ही दिया कि जो गैस एक्सचेंज होते हैं बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरी, या फिर कैपिलरी और टिश्यू के बीच में जो गैस एक्सचेंज होते हैं उसको हमने हमें क्या नाम दिया, रेस्पिरेशन। और जो हम वेंटिलेशन क्या होता है, लंग्स का एक्सपेंड और क्या होना, कोलैप्स होना, इसका फैलना और सिकुड़ना ही क्या कहलाता है, वेंटिलेशन कहलाता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप इस क्लास को फिर से देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपका क्वेरी है उसको आप कमेंट कर दीजिए, बाकी उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।